हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 सोना। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे थे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती हूँ जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। तो यहाँ एक परिचित हैं डॉक्टर धीरेन्द्र बसु की पौत्री सुष्मिता ने एक पत्र लिखा है। तो उसने बताया कि मुझे अपने पड़ोसी से क्या मिला था, एक हिरन मिला था जिससे मुझे बहुत प्रेम हो गया है, लेकिन अब उसे क्या लग रहा है कि उसे क्या है, जंगल में रखना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा हो गया है, उसे बड़ी जगह की आवश्यकता है। तो वो किसी से प्रार्थना कर रही है कि वो उसे अपने यहाँ रख लें। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राणी जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। तो यहाँ सोना क्या है, नाम है। तो कई साल पूर्व क्या है, उन्होंने निश्चय किया था कि वो कोई हिरन नहीं पालेंगे, लेकिन फिर भी उस प्राणी को देखकर उनकी दया में क्या है, दया भाव आ गया। अब वह अपनी शेषवास्ता भी पार नहीं कर सकती थी। छोटा सा मुँह और बड़ी बड़ी पानेदार आँखें देखती तो लगता था कि अभी झलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडैल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रस्तुत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से बहुत प्रभावित हुए। यानी जो हिरण है वो काफ़ी सुंदर है, उसकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी आँखें हैं, लंबे कान हैं और पतली पतली सुडैल टांगे हैं, और उसकी गति बिजली जैसी है। बेचारी सोना मनुष्य की निठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। यानी यहाँ जो सोना है वो किसका नाम है, एक हिरण का। तो हिरण के बारे में बात हो रही है कि जो सोना है वो मनुष्य के जगत में आ गई है और अपने समाज से, अपने परिवेश से दूर है, यानी जंगल से दूर। प्रशांत वनस्थली में अब मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंककर भागा। तब सोना की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। यानी वहाँ पर कोई शिकारी आया था, तो क्या हुआ, सोना को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे ओट में लिया, जिससे क्या है, वो तो सुरक्षित बच गई, लेकिन उसकी माँ क्या है, मर गई। पता नहीं दया के कारण, कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाया। यानी उसने क्या है, जो सोना है यानी जो हिरन है, उसकी माँ को तो मार दिया, लेकिन पता नहीं उसको दया आ गई या क्या बात थी कि वो उस छोटे हिरन को अपने साथ जिंदा उठा लाया, यानी उसको नहीं मारा। उनमें से किसी के परिवार के सदस्य, गृहिणी और बच्चों ने पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। यानी जब वो शिकारी अपने घर लेकर आया तो घर की औरतों और बच्चों ने उसे क्या है, दूध पिलाकर उसे जिंदा रखा। सुष्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण अब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का
कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। यानी जो सोना था, यानी जो हिरण था वो क्या है, कमज़ोर हो गया था। तो इस कारण वो क्या है, उसे लेखिका के यहाँ लेके आए। तो लेखिका ने उसका स्वीकार कर लिया उसको अपने यहाँ रखना, और उसका नाम सोना रख दिया, और उसके खाने पीने का सारा सामान एकत्र किया। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। यानी जो हिरण का बच्चा है सोना, वो बहुत छोटा है, उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फाड़ते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आँखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव चित्र हो। तो यानी अब धीरे धीरे करके जो सोना हिरण है वो क्या है, अब दूध पीने लगा है और दूध की बोतल को भी पहचानने लगा है, और आंगन में वो उछलता कूदता रहता है, और जो भक्तिन है यानी जो औरत है उसको भी पहचानने लगा है, और उसके पास आ जाता है जब भी उसे भूख लगती है। उसने रात में मेरे पलंग के पास सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। यानी जब शुरू में जो हिरण है सोना, वो जो लेखिका है उसके पलंग के पास बैठ जाती थी, वहाँ गंदा करती थी, लेकिन कुछ दिनों में उसे ये भी आदत पड़ गई कि वो बाहर जाकर गंदा करे। तो अंधेरा होते ही, जैसे ही अंधेरा हो जाता था तो वो पलंग के पास आकर बैठ जाती थी और सुबह होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। दूध पीकर, भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुँचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। मैस में उसके पहुँचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। यानी वो कहाँ पहुँच जाती थी, छात्रावास में उछलते कूदते हुए। तो वहाँ की जो छात्राएं थी और जो नौकर चाकर थे वो उसे क्या है, देखकर बड़े खुश होते और उसे कुछ न कुछ खिलाते थे, लेकिन जो सोना थी उसे केवल बिस्कुट खाना पसंद था। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती तो कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय को वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को वह होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। यानी वो जो भक्तिन है उसके प्रति स्नेह दिखाती थी और उसके बाहर खड़े होके उसके ऊपर से सिर के ऊपर से छलांग लगाती थी। तो कुछ लोग डरते थे कि कहीं जो भक्तिन है उसके सिर पर चोट न लग जाए, लेकिन जो हिरनी थी सोना, वो इतनी ऊंचाई से और आराम से